तो स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि अभी वो आगे कुछ और ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन फैसला आ चुका है। एकनाथ शिंदे की कुर्सी बच गई है। उनको स्पीकर राहुल नार्वेकर ने असली शिवसेना गुट का नेता स्वीकार कर लिया है, माना है। उन्होंने ये अपने फैसले में साफ कहा कि जिस वक्त से शिवसेना में दरार दिखाई दी या शिवसेना में दो अलग अलग गुट पैदा हुए, उन्होंने अपने अपने दावे किए, उस वक्त असली शिवसेना वो थी जिसके नेता एकनाथ शिंदे थे। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो उसके बाद जो भी फैसले लिए गए हैं, जो चीफ विप को का दर्जा देना हो, जिसमें जो शिंदे गुट था उसने भरत गोगावले को विप बनाया था, वो फैसला भी मान्य हो जाता है। और वो फैसला मान्य होते ही डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही खत्म हो जाता है, जो कि दूसरी उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से लगाया गया था। तो इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी जो ये सस्पेंस था ये खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे की विधायकी बची रहेगी, इसका मतलब उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बची रहेगी। तो जो बात पहले से ही कहना शुरू कर चुके थे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, तमाम नेता, कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि फैसला उनके हक में आएगा, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़े तार्किक तरीके से अपने ये फैसले पर क्यों पहुंचे हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने एक एक करके घटनाक्रम बताया। पहले उन्होंने शुरुआत इस बात से की कि हमें इस बात पर पहुंचना पड़ेगा कि आखिर असली शिवसेना है कौन, और उसके बाद फिर ये तय होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठता है कि नहीं उठता है। तो असली शिवसेना वो है जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे के गुट ने जिसको विप तय किया था वही मान्य विप हैं, भरत गोगावले उस वक्त थे। और इसके लिहाज से जो भी वोटिंग हुई विधानसभा के अंदर स्पीकर के चयन में और उसके बाद जब विश्वास मत हासिल किया गया, वो मान्य मानी जाएगी। इस लिहाज से जो ये सरकार थी ये बिल्कुल वैधानिक सरकार है और एकनाथ शिंदे उसके नेता बने रहेंगे। समीर चौहान साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। समीर जी, अपेक्षित था यह फैसला? निश्चित रूप से उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आएगा। और देखिए, राहुल नार्वेकर ने बहुत डिटेल के अंदर बताया कि उन्होंने फैसला क्यों लिया और एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख कैसे रहेंगे और नेता कैसे बने रहेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि 1999 का जो शिवसेना का जो संविधान है उसे ही आधार माना गया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट कहता था कि 2018 का जो संविधान है उसे माना जाए शिवसेना का। यह बहुत स्पष्ट कहा राहुल नार्वेकर ने कि चुनाव आयोग ने भी जब शिवसेना एकनाथ शिंदे को सौंपी तब उन्होंने 1999 के शिवसेना के संविधान को माना, और हम भी उसी आधार पर, क्योंकि हमारे पास भी चुनाव आयोग के पास जो शिवसेना का संविधान है 1999 का, उसी को आधार मानकर हम निर्णय ले रहे हैं। और उस संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वोपरि है। उद्धव ठाकरे मनमाना फैसला नहीं ले सकते, खुद होकर किसी को नहीं हटा सकते। अगर किसी को हटाना है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी होगी, उसके बाद उस नेता को पद से हटाना होगा। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से 22 जून को एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया था सूरत जाने पर, राहुल नार्वेकर ने साफ कहा कि वह गलत फैसला था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही यह पावर है कि वह किसी नेता को हटा सकती है, और उद्धव ठाकरे के पक्ष प्रमुख को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ताकत मिलती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे मनमाना फैसला नहीं ले सकते। और मुझे लग रहा है 1999 का जो संविधान है शिवसेना का, उसके आधार पर सारे निर्णय हुए और वह शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ गए और वह सीधे एकनाथ शिंदे के पक्ष में गए। और एकनाथ शिंदे तो बचे ही, उनके साथ 10 मंत्री भी बचे और 40 विधायक बच गए, क्योंकि 16 विधायक का एक बार योग्यता का उद्धव ठाकरे ने लेटर लिखा था और बाकी 24 विधायक के लिए दूसरी बार लिखा था। तो यह जो फैसला आएगा 40 विधायकों पर लागू होगा। मुझे लग रहा है पूरे के पूरे 40 विधायक शिवसेना के बच गए हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले किशोर जी, आपके लिए निराशाजनक फैसला, लेकिन आप लोगों को यही मुझे लगता है उम्मीद भी थी कि फैसला यही आने जा रहा है। नहीं, ये तो होना ही था। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और देखो सौरभ, तुम भी कवर कर रहे थे। आप पहले सूरत 14 भाग गए, फिर उनको एक एक को भगाया गया। अब पार्टी में फूट पड़ी। बाला साहेब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी है। अब उनकी पार्टी से उनको ही बेदखल कर दिया गया। और समीर को सुन रहा था मैं, कितना ताव से बोल रहा था। देखिए, ये पूरा टेक्निकलिटीज पे जाकर शेड्यूल 10 का ऐसी तैसी बोलते हैं ना, वो किए। और ये सब मैं बताता हूँ, एक संगठित तरीके से ये डिसीजन आया है। मैं अभी 10th शेड्यूल भी देख रहा हूँ, जहां पर इसने अपने विवेक का कोई पालन नहीं किया। राहुल नार्वेकर ने अपने विवेक का पालन नहीं किया। और देखो, इनको 7th इसमें रूल में हमें परमिशन है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन अब बोलो, कितनी टेक्निकलिटीज की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, राहुल नार्वेकर झूठ बोल रहे थे ना, तो उनका गला सूख जा रहा था।
पानी पी रहे थे बार बार। हाँ, मैं बता रहा हूं कि हमें मालूम था, लेकिन राहुल नार्वेकर का पॉलिटिकल करियर इससे समाप्त हो जाएगा ये भी मालूम था। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि हमारे को लूज करने को कुछ था ही नहीं। बीजेपी ने तो शरद पवार जी की पार्टी तोड़ ली। उनके 40 ले आए। अब मुझे ठीक है, बताइए, चलिए। जब हमारे को कुछ लूज करना ही नहीं था, हम जनता में जाके बताएंगे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ऐसा निर्णय। और चोर चलिए, उच्चकों ठीक की ठीक ठीक या ठीक। जो अब भाग के गए किशोर थे, जी, आप उनकी कह रहे हैं बात कि की। राहुल नार्वेकर झूठ बोल रहे थे तो उनका गला सूख रहा था। राहुल नार्वेकर ने अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया फैसला देते हुए। जो जो पहले से तय था वो बस फैसला लिख दिया है। समीर जी की बातों में भी आपको दम नजर नहीं आ रहा था। एक कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊं। किशोर जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पार्टी संविधान से चलती है, पार्टी संविधान से चलती है या मातोश्री से चलती है? कहां से चलेगी पार्टी? संविधान जो है वो माना जाएगा या उद्धव ठाकरे का निर्णय माना जाएगा? सौरभ, जवाब दूंगा। दीजिएगा, जरा छोटा रिप्लाई दीजिएगा सर। मैं शर्मा जी और फिर तहसीन पूनावाला भी हमारे सामने। स्वागत तहसीन साहब, उनके पास भी अरे जाएंगे। भाई, के वगैरह ये है, तहसीन को भी मालूम है कि मातोश्री ये बाला साहेब के ऑर्डर पे चलती थी, शिवसेना भी उनके इससे चलती थी, और ये वाली शिवसेना भी उद्धव ठाकरे के इस पे ही चलती है। अरे हम कोई कमजोर लोग थोड़ी है। हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, अभी भी खुल के बोलते हैं हमने गिराया, और डरपोक लोग है, मैं बता रहा हूं ना। अरे भाई, ये संविधान वगैरह जो बोल रहे हैं ना, ये राहुल नार्वेकर भी हमारे पास आए थे। ये जो टेक्निकल पूरा ऑर्डर है, ये दिल्ली से बन के आई है। इसलिए पढ़ रहे थे, करके ही तो गलतियां कर रहे थे कितनी बार। अच्छा, चलिए, अब ये तो किशोर जी, पढ़ी। ये तो आप भी जानते हैं, आपकी पार्टी हो सकता है अब आगे इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देगी, तो वहां तो तार्किक जवाब देने पड़ेंगे ना। केवल ये कहने से नहीं होता कि उन्होंने अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तो अपने लॉजिक दिए, अपने आर्गुमेंट दिए फैसले पर पहुंचने के। आपको बताना पड़ेगा कि उसमें गलती क्या है। सौरभ, एक बात। हाँ। जब चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि भरत गोगावले को व्हीप अपॉइंट करना इलीगल था, तो ये राहुल नार्वेकर उनको सबक सिखाता था। राहुल नार्वेकर जी ने अपनी ये बात आपकी ठीक है। गरिमा सुप्रीम को कोर्ट ने निभाया नहीं। विप की नियुक्ति के बारे में जो कहा, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बातें उन्होंने कही थी, लेकिन फिर उन्होंने ही तो फैसला योग्यता का स्पीकर के ऊपर भी छोड़ा ना। स्पीकर ने अपने विवेक से फैसला किया है। शर्मा जी, बहुत कुछ कहा अभी हमारे मेहमान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से कि कोई विवेक का फैसला नहीं हुआ, दिल्ली से ऑर्डर लिख के आया था, पढ़ दिया बस उन्होंने। देखिए, इसके अलावा किशोर जी क्या कह सकते हैं? मैं तो उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूँ, सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन यदि पूरे फैसले को पार्टी भी चोर ली, पार्टी चोर ली, 5,000 जी, अच्छा, किशोर जी सुन तो लीजिए। प्लीज हम इमेच्योर बिहेवियर ना करें टीवी पर, सबने समय दिया है। बोलिए, तो अपनी अपनी बात रखें प्लीज। शर्मा जी बोलिए। तो नहीं, ये पूना वाला किसको समझा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है आपको नहीं है, किशोर जी के लिए कह रहे थे। नहीं है, वो मुझे कह रहे, मुझे किशोर जी के लिए कह रहे थे। अरे तुमको कोई अपनी बात करें, भारत में तुमको कोई कह नहीं सकता। भारत में अच्छा सर, देखिए प्लीज, सब लोग का समय हमने लिया है, आप सबके वक्त की कीमत है, एक एक करके। सौरभ जी, जो अभी हम करीब पौन घंटे 1 घंटे से उसको सुन रहे हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की भी बात आई, जो चुनाव आयोग का निर्णय है उसको भी उन्होंने संज्ञान में लिया, उसका भी उल्लेख किया है इसमें, और साथ ही जो संसदीय प्रक्रिया है जिसका अधिकार स्पीकर के पास है, उस पूरी प्रक्रिया का भी उसके अनुसार जो उसमें कंडिकाएं हैं उसका भी पूरा उल्लेख करते हुए उन्होंने इस निर्णय को सुनाया। ठीक है, जो भी निर्णय है वो बिल्कुल सामने है, और इसको मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए जो है उद्धव गुट को। और एक चीज़ इससे एक समझ में आती है, जिस तरह का उल्लेख हुआ उसमें मुझे एक दो कैलकुलेशन पे मैं जरूर पहुंचा कि जब आप परिवारवादी वंशवादी पार्टी चलाते हैं ना, तो आप कानून कायदे को अपनी जेब में रख लेते हैं। आपको लगता है कि इस देश में कानून कायदा क्या है, या हम जो बोलेंगे वो होगा। और इसीलिए आप देखिए, एक जो राजनीतिक दल है उसके भी कानून कायदे बने हुए कि आपको कब कब बैठक करनी है, कब चुनाव करना है। 2013 का उल्लेख उसमें आया, 2018 का उल्लेख आया, कोई उसमें चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं हुई। इसके बाद आपने कभी यह विचार नहीं किया कि संविधान जो हम बनाते, उसमें जो पार्टी का संविधान होता है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो चुनाव आयोग के पास होता है।
यदि आप कुछ भी उलटफेर करते हैं, बदलते हैं, आपकी कार्यकारिणी में किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो संशोधन के साथ में चुनाव आयोग को देना पड़ता है, जी, बताना पड़ता है कि इसमें ये व्यक्ति ये होगा, ये होगा। जब वो लिस्ट बनती है पदाधिकारी की, तो वो भी जाती है चुनाव आयोग को। लेकिन आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको तो इस बात से आप बैठे हुए इस अहंकार में कि भाई ये तो हमारे एक घर की पार्टी है, अच्छा ठीक है, जिसको चाहेंगे हटा देंगे। मतलब उद्धव ठाकरे को लगा कि जो हम कह रहे हैं वही कानून है, लेकिन वो उसी कानून में फंस गए। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है। तहसीन पूनावाला जी, किशोर जी एक सेकंड। तहसीन, आपको इस फैसले में क्या कोई कमी नजर आती है? मुझे लगता आ ही रही होगी। सौरभ जी, मुझे गालिब का कुछ पंक्तियां याद आ रही है। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए राहुल जी ये ख्याल अच्छा है। हम तो जानते थे, किशोर जी इतना मुस्कुरा रहे, ये भी जानते थे, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो चीज की बात हुई। एक उल्लेख हुआ परिवारवाद। नहीं नहीं, एकनाथ शिंदे जी थोड़ी ना परिवारवाद है, उनके बेटे श्रीकांत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, थोड़ी ना परिवारवाद है। नहीं सौरभ जी, मैं गलत हुआ, परिवारवाद है ही नहीं। परिवारवाद सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, थोड़ी ना एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सपुत्र जो बैठते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ऐसे ट्विटर पे उनकी तस्वीर आई, ये थोड़ी ना परिवारवाद है। दूसरी बात, 2018 का अमेंडमेंट थोड़ी ना परिवार से होगा, बिल्कुल। लेकिन वही एकनाथ शिंदे जी जब वही उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट में मंत्री बने, तब उनको 2018 के अमेंडमेंट को ऑब्जेक्शन नहीं था। 2018 से 2022 तक अमेंडमेंट हो गया। माननीय एकनाथ शिंदे जो जितने भी, हम महाराष्ट्र में उसको आमदार कहते हैं, विधायक गए उनके साथ, उनको पता नहीं था कि 2018 में अमेंडमेंट हुआ। और इलेक्शन कमीशन जिसके सामने मैं सर झुकाता हूं, उन्होंने उसी अमेंडमेंट के तहत उद्धव ठाकरे जी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन उसी अमेंडमेंट में बाकी चीजों ने तो पता नहीं चला। देखिए, स्पीकर ने तो ये कहा कि जो रिकॉर्ड में संविधान होगा हम उसको मानेंगे, जो इससे पहले का संविधान था उसका रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल ये ऐसा ही रिकॉर्ड है, मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा ही रिकॉर्ड है कि इलेक्शन, माननीय इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे जी को अध्यक्ष मान लिया उसी 2018 के अमेंडमेंट में, लेकिन बाकी का वो भेजे नहीं। तो फिर वही इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे जी को अध्यक्ष कैसे माना? अच्छा देखिए, इलेक्शन में किशोर जी की पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रतिक्रिया आ रही है, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, कुछ सुनते हैं। जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे बेटी गुट के पास कोई। शर्मा जी, नई कहावत बताई प्रियंका जी ने, आज देश में वही होता है जो मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी होता है। नहीं, ये उनकी खीज है, और उसमें क्या कहा जा सकता है सौरभ जी? जब अपनी हार होती है या चूक होती है या गलती होती है, जनता के बीच में आती है, तो क्या कहें, किसी को तो दोष देना है। तो हम जो कहते हैं ना कि भाई जिसको जो बड़ा है उसको आप दोष दे दीजिए, ये कहते हुए कि साहब हमारी तो कोई गलती नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया जी। आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखना नहीं चाहते हैं। और यही गलतफहमियां जो है ना, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियों को है। और अभी तहसीन जी कह रहे थे कि ये एकनाथ शिंदे पिता यदि उसमें है, मान लीजिए सांसद और बेटा सांसद हो गया, तो ये परिवारवाद की स्थिति नहीं है जनाब। ये है कि इस पार्टी का प्रमुख जो है उसी का बेटा जो है उस पार्टी का प्रमुख बनेगा। ये है जो कि राहुल गांधी खानदान में देखा गया, और जो कि इस तरह की विरासत की पार्टियों में देखी जाती है। आज कोई नहीं सोच सकता
था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, पूज्य बाला साहब ठाकरे के बाद कोई और शिवसेना प्रमुख बन सकता है क्या? नहीं बन सकता था, उद्धव ठाकरे ही बनना था। यही है कि यदि मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे ही जो है अखिलेश यादव, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलिए ये परिवारवाद वाली बहस तो चलिए किसी और दिन के लिए रखते हैं शर्मा जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यही कहा गांधी खानदान में था कि जवाहरलाल नेहरू से लेके जो भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होगा गांधी खानदान का होगा। अच्छा चलिए ठीक है। जो बात तहसीन कह रहे थे उनकी तरफ से भी, चतुर्वेदी जी की तरफ से, मैडम की तरफ से भी वही तर्क दिया गया कि पार्टी के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे सारे फैसले उद्धव ठाकरे ही कर रहे थे, चुनाव आयोग भी सारा पत्राचार उद्धव ठाकरे के नाम से ही कर रहा था, इनके जो बागी हो गए, इनको चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म निकाले उद्धव ठाकरे के नाम पे निकाले गए, और वही उद्धव ठाकरे फैसले लेने के लिए अयोग्य करार दे दिए गए स्पीकर की तरफ से। शर्मा जी नहीं, देखिए इसकी जो टेक्निकलिटी है वो तो वो सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन के सामने है ना। उन्होंने उसमें कई बातें कही हैं कि 1991 में इनके यहाँ कोई पक्ष प्रमुख थे, बाद में उसी पद के लिए नॉमिनेशन होना था, वो नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो उसकी टेक्निकलिटी जो है अंदर की, वो तो चुनाव आयोग को बताना है कि किसको इन्होंने कब चुना, किसको अधिकृत किया है। उसमें अधिकृत करना और निर्णय ले लेना ये दो अलग अलग चीजें हैं ना सौरभ जी। ठीक है कि यदि सारी कार्यकारिणी मिलके एक चीज को अधिकृत करती है कि आप फॉर्म साइन कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पक्ष प्रमुख बनाना तो आपने ही अपने संविधान में लिख रखा है कि हमारी सबसे बड़ी बॉडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, जो फैसला लेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेगी। जब आपने ये लिख रखा है तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो फैसला लेगी ना। ठीक, जवाब एक मिनट किशोर जी जवाब दें, फिर तहसीन और एक कार्यकारिणी में अंतर है ना। ठीक है, व्यक्ति और कार्यकारिणी में तो अंतर है। किशोर तिवारी जी, और उन्होंने कहा 1991 में, जितना मैं सुन पाया हूं अभी तक उसको, अभी और इसको विस्तार से सुनना होगा, कि 1991 में इन्होंने माना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय ही सर्वोच्च होगा। जी हाँ, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय कहां है, ये प्रमुख है ना। जी ठीक है किशोर जी। नहीं, देखो सारा निर्णय राहुल नार्वेकर जी ने दिया है, उसकी बुनियाद वही इलेक्शन कमीशन का निर्णय है जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को शिवसेना में नहीं रखा और हमारी पार्टी पूरी दे दी एकनाथ शिंदे को। लेकिन पूरी महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता जानती है किस प्रकार से तुमने 5-5 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर सरकार गिराई है। हाँ, और इसके तुमको परिणाम तो भोगने पड़ेंगे। हमको तो मालूम था ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, राहुल नार्वेकर यही सुनाएंगे। अभी तो तुमने ये पूरा निर्णय सुना नहीं। मुझे ऐसा लगता है हमारे जो हमारे पास जो वफादार है उसको ना डिस्क्वालिफिकेशन कर दे। इतना एक तरफा निर्णय मैंने लाइफ में नहीं देखा, इतना एक तरफा नहीं। ये जो आप बात कह रहे हैं ना तिवारी जी, ये तो बहुत मुमकिन लगता है भाई। अगर ये लोग, अगर वो 16 विधायक मान्य हैं तो उनके विप के खिलाफ जाकर के जिसने वोट डाला, यानी उद्धव ठाकरे के जो वफादार थे, वो अमान्य हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। अरे भाई देखो, भरत गोगावले की निर्णय को उन्होंने वैलिडिटी दिया, बिल्कुल यही राहुल नार्वेकर फंसे हुए हैं। हम तो जाएंगे, हाँ हम तो जाएंगे, हम जनता में भी जाएंगे। हमारा तो कुछ लूज करने का हमको था ही नहीं। हाँ, सारी पार्टी चुरा ली थी इन्होंने। अब शरद पवार जी की भी पार्टी चुरा रही। अरे तुमसे कुछ होता नहीं, दूसरों के क्रचेस लेके चलते हो। महाराष्ट्र में तुम्हारा सुपड़ा साहब होने वाला है के शर्मा जी। आज के निर्णय से, ये निर्णय में देख रहा था तुम्हारे वेबसाइट पर ना, लाखों लोग देख रहे थे। और सौरभ, पहली बार मैंने जिंदगी में देखा कि किसी टीवी की वेबसाइट पे लाखों लोग देख रहे हैं। यानी बहुत बड़ा बात जारी है कि कैसा बहुप्रतीक्षित निर्णय था, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा तिवारी जी। ये तो एक बात हुई टेक्निकलिटी, किस ग्राउंड पर फैसला आया नहीं आया। इसका जो पॉलिटिकल फॉलोआउट है वो क्या देखते हैं तहसीन आप? कोई और सहानुभूति आपको लगता है इससे जनरेट होगी उद्धव ठाकरे के लिए, या वो चैप्टर क्लोज हो गया अब? नहीं, वो तो होगी उनके लिए सिंपैथी, लेकिन एक ग्रुप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, और वो उद्धव ठाकरे ग्रुप नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ। जो नए दोस्त इनके आए ना इस अलायंस के अंदर, चक्की पीसने वाले, वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया राहुल जी के फैसले से। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका क्या करेंगे, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अजब तेरी सियासत, गजब तेरा निजाम, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम। ये देखिए अजब हो रहा है सौरभ जी। 2018 हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आप नहीं मानते उस अमेंडमेंट को, कोई बात नहीं।
लेकिन उसी 2018 के अमेंडमेंट में उद्धव ठाकरे जी जो अध्यक्ष थे उस वक्त, और एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने मिनिस्टर बनाया, उनका नाम नॉमिनेट किया, उसको मानते? अजब है, गजब है। ठीक है, 2018 के हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनील प्रभु जी विप थे। अभी इनके विप चले गए गुवाहाटी में, वो गुवाहाटी में मीटिंग बुला सकते हैं। जो सुनील प्रभु महाराष्ट्र के सदन असेंबली में बैठे हुए, उनको अधिकार नहीं मीटिंग बुलाने का। मतलब ऐसा फैसला प्रियंका ने बराबर कहा है। एक टाइम पे होता था, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, आज के जमाने में वही होता है जो चाहते शाह चाहते हैं। अच्छा, बार बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे तहसीन जी एक बात बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है ये कहा था कि भाई विप जो है वो जो पहले से विप नियुक्त थे, जो शिंदे जो उद्धव ठाकरे की तरफ से नियुक्त थे, वो माननीय विप है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर वहीं पर ये फाइनल लकीर तय हो गई फैसले की, तो फिर उन्होंने गेंद स्पीकर के पाले में क्यों डाली थी? फिर उन्होंने क्यों कहा कि स्पीकर तय करेंगे? मैं जवाब दूंगा सौरभ, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, उनको देने लगे, मैं बता दूंगा, स्पीकर इज द मास्टर ऑफ द हाउस। लेकिन ये एक चीज आपको भूलना नहीं है, ये जो फैसला हुआ है स्पीकर का, ये आता है एज अ ट्राइब्यूनल, तो इस फैसले का भी चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे किशोर जी ने बिल्कुल सही कहा था, इस चीज को उन्होंने क्वेश्चन किया है। स्पीकर अगर स्पीकर सुनील प्रभु जी है, तो स्पीकर का पूरा अधिकार है मीटिंग बुलाने का। वो असेंबली में बुला रहे थे। कोई व्यक्ति गुवाहाटी जाकर प्रोग्राम करते समय, जो भी उनका वहां पर प्रोग्राम था एंटरटेनमेंट का, उसमें मीटिंग बोलेगा पार्टी का। आप सोचिए, इसका एक हाइपोथेटिकल, मैं 10 सेकंड और लूंगा, फिर आप किशोर जी को दीजिए। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली सोचिए, पूरी बहुमत मोदी जी को मिली है, पूरी बहुमत। एक कोई भाजपा का विप है, वो चले जाता है 50 लोगों के साथ कहीं और मीटिंग बुला लेता है, मानो कन्याकुमारी चला गया, लक्षद्वीप चला गया, और वहां मीटिंग बुलाता है, तो भाजपा टूट जाएगी। मतलब सोचिए इस तर्क के बारे में, तो मोदी जी की जो बहुमत चली जाएगी, क्योंकि जवाब लेंगे शर्मा जी से। तिवारी जी मैं आता हूं, एक मिनट, जरा तस्वीरें आप देखिए आ रही हैं शिंदे गुट के अंदर इस वक्त जश्न का माहौल है। जाहिर बात है उनके पक्ष में इतना बड़ा फैसला आया है, तलवार लटक रही थी अयोग्यता की, वो हट गई है अब, और लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी। दिनेश, मिठाइयां बंट रही हैं शिंदे गुट में। शुरुआत में ठाकरे सेना की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बगावत सही नहीं है, असली शिवसेना वो है, लेकिन आज जब फैसला आया, राहुल नार्वेकर ने एक एक कर तमाम चीजें बताने शुरू की, तब जाकर कहीं ना कहीं अब ये तय हो गया है कि आज का जो ये फैसला है वो इस बात पर मुहर लगाता है कि शिवसेना जो है वो असली शिवसेना, एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना है। और अब यहाँ पर जो है एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र से गुजारिश करूंगा कि आपको और भी जो है तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये मुख्यालय बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है बाला साहब भवन, और इस बाला साहब भवन में जो है वो अब यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, जो फैसले हैं उसे सुना जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से घोषणाबाजी की जा रही है, हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है, जय श्री राम का नारा जो है वो आप बताइए, आप लोग, एक बड़ी जीत आप लोगों की हुई है आज। देखिए, आज बाला साहेबों के विचारों की जीत हुई है, और आज ये सिद्ध हुआ है कि बाला साहेबों के विचार लेके जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे सक्षम है। इनकी जो बातें हैं वो पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र एक्सेप्ट कर रहा है। आज जो हमको बोल रहे थे क्या दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे, गैर संविधानिक है ये सरकार, लेकिन आज के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि ये जो एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी है वही असली शिवसेना। और आज यहाँ पर जो है इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। धीरे धीरे तमाम विधायक जो है वो अब बाला साहेब भवन पहुंचेंगे और यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि यहाँ पर दूसरा जो ठाकरे का गुट है वो विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। दादर स्थित शिवसेना भवन के बाहर अब से कुछ देर में शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता वो पहुंच के विरोध दर्शाएंगे। दूसरी तस्वीरें यहाँ पर बाला साहब भवन की, जहाँ पर नारेबाजी कर अपना उत्साह जताया जा रहा है, अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं। कोशिश यही है यह बताने की कि आज जो लड़ाई, जो मिशन लेकर निकले थे एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की, एकनाथ शिंदे ने जो कहा था कि हिंदुत्व की विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं, आज एकनाथ शिंदे की बात जो है वो सही साबित हुई है और तमाम बड़े नेता जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि आज के इस पल को जिया जाए और यही वजह है कि दूर दूर से कार्यकर्ता जो है जी कर रहे हैं कि आज अपने बड़े नेता से मिले। साथ ही में आपको कुछ
तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे फ्लो जो है कार्यकर्ताओं का वो बढ़ रहा है। दिनेश जो है आज उस जगह पर मौजूद है दोपहर जहां पर तक- सारे शिंदे गुट के विधायक हैं और वहां से वो दिखा रहे हैं कि किस कदर वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है इस वक्त। दूसरी ओर विरोध भी जताया जाएगा उद्धव गुट के विधायकों के द्वारा, जिनके खिलाफ ये फैसला आया है, जिनकी पार्टी के खिलाफ ये फैसला आया है। ब्रेक से पहले हमारी चर्चा चल रही थी मेहमानों के बीच में। शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी शर्मा जी। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं सौरभ जी। तहसीन पूनावाला वकील हैं, इसलिए चालाकी से दो विषयों को आपस में मिला रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि संसद के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है वो संसदीय पार्टी के द्वारा होती है। विप बुलाने का अधिकार सचेतक को है। संसद के अंदर संसदीय दल होता है, भाजपा संसदीय दल, कांग्रेस संसदीय दल, शिवसेना संसदीय दल। वहां निर्णय होते हैं कि किसको आप सचेतक बनाते हैं, किसको आप जो है कौन विप जारी करेगा। यहां बाहर की पार्टी जारी नहीं कर सकती, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के विप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा घालमेल न करें। दो अलग अलग प्रक्रिया है। एक संसदीय दल के अंदर की प्रक्रिया है जो उसके अंदर विधानसभा के अंदर होती है या संसद के अंदर, और एक बाहर की प्रक्रिया है। और किसी को मंत्री बनाना न बनाना ये भी जो प्रक्रिया है ये भी विधान दल के प्रतिपक्ष के नेता का है कि वो वहां पर वो पार्टी नहीं तय करती है, वो भी वहां के विधायक दल, यदि वो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट तय करेगा किसको बनाना किसको नहीं बनाना। तो ये सारी प्रक्रिया, इसको दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये अलग अलग, यानी ये विरोधाभास है। नंबर 1। नंबर 2, जो किशोर जी कह रहे थे कि पार्टी चुरा ले गए। अरे जनाब, आपका इतना कमजोर नेतृत्व कैसे है? पूज्य बाला साहब ठाकरे की पार्टी है शिवसेना, और उनका जो इसको आपने बनाया, जो उत्तराधिकारी उनके बेटे को आपने बनाया, वो इतने कमजोर निकले कि उनके नीचे से पूरी पार्टी खसक गई और वो जो मातृश्री में सोते रह गए। इसका मतलब है कि उनको ना पार्टी उत्तराधिकारी पार्टी का भी बाला साहब ठाकरे नहीं बनाया था उद्धव ठाकरे को। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि नीचे जो है आपके नीचे से पार्टी चली गई। आप इतने कमजोर नेतृत्व तो आपको पता तक नहीं चला, तो आप क्या नेतृत्व कर रहे थे पार्टी का? इसका मतलब यह है कि आपको पार्टी के किसी चीज से लेना देना नहीं था। आप केवल उस पे बैठ गए विरासत में आके राजा की तरह, बाकी क्या हो रहा है नीचे कुछ भी पता नहीं है आपको। चलिए, अच्छा, दो बातें आपने कही, दोनों का जवाब दे रहे हैं। जी बोलिए किशोर जी। नहीं, देखो, मैं पहली बात करूंगा कि जिस बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को यहाँ जमीन दी, भाजपा के विधायक कहीं से चुन भाई कोई किसी को जमीन नहीं देता, इस गलतफहमी मत रहिए किशोर जी। अरे नहीं, इस तरह की बातें आप मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे भाई, इसी महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना काम रहा है। चलिए ठीक, बोलिए किशोर जी। ये नहीं, हम बाला साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि इस स्तर पर बात करें। पूज्य बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का करते हैं। अच्छा ठीक है शर्मा जी, बोलिए किशोर जी। नहीं, इस प्रकार बात नहीं करोगे तो ईडी भेज दूंगे ना। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ईडी भेज देंगे? अरे थमो ना यार, आप ऐसा बता रहे हो जैसे कि आप ही भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले हो। शर्मा जी चलिए आगे बढ़ते हैं, जवाब दीजिए। अरे देखो शर्मा जी, इतने गुस्सा करते हो, विनय से काम लिया करो। अरे साहब, 1980 में हमने वहां पर महाधिवेशन किया अपना, उसके पहले कितने कन्वेंशन हुए हैं? आपकी पार्टी नहीं बनी थी शिवसेना उस समय, तब वहां जनसंघ के कार्यक्रम होते थे। क्या किसको समझाने जा रहे हो आप इतिहास? अरे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट 1985 में आया था, जो 1 मार्च से 85 में चालू हुआ था, उसका पर्पस था कि दल बदल न हो, लोग जिस पार्टी से चुन के आए उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में पैसे की लालच से ना जाए। लेकिन वो पूरा पर्पस यहाँ पर फेल हो गया। हमारे लोग चले गए, जाते वक्त क्या हुआ ये सब मालूम था। अब उसमें विवेक का वापर करना है स्पीकर को। और सौरभ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि स्पीकर के पावर और स्पीकर को समय देना तो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट पार है। ये जो ट्रिब्यूनल है वो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट पार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अब ये जो सेक्शन 7 है, इसको जब उन्होंने हटाया है और उस पे काम हो रहा है, तो अब ये 2 महीने में अगर निर्णय दे देते तो ठीक था। 2 साल लग गए। अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास ताकि 10th शेड्यूल का पर्पस सर्व हो। अब कैसा है, अब मेरी पार्टी और मेरे पार्टी में मैं ही बेदखल हो जाऊं,
कितना दिल टूटता है। यानी ये तो तानाशाही है, ये तानाशाही है के शर्मा। अच्छा एक ऐसा कैसा सेकंड, है? अच्छा ठीक है, अभी आपने कहा कि दल बदल कानून बनाया गया था तो उसके पीछे मंशा थी कि डरा धमका के, पैसे का लालच देकर के और कोई प्रलोभन देकर के पार्टियां ना टूटे ना सरकारें गिरे। लेकिन 56 में से 40 विधायक चले जाएं तब भी आप ये कहेंगे कि उन लोगों को अधिकार नहीं है। सौरभ जी 13 ही गए थे, ये तो एक एक भेज रहे थे भाई। आखिरी में ये इन्होंने गारंटी ली थी भाई, और पार्टी तोड़ने के लिए समय दिया। हम देखो, मैं बता रहा हूं ना, ये क्लासिक एग्जांपल है। ये आगे चल के इतिहास की किताब में पढ़ाया जाएगा कि महाराष्ट्र में पूरी की पूरी सरकार कैसी आई है। हाँ, और भी आज उनके 16 डिस्क्वालिफिकेशन भी करते थे तो 160 तो थे ही। यानी विपक्ष रहना नहीं चाहिए देश में। देश में रहेंगे तो दो तानाशाही रहेंगे। के शर्मा कहाँ फंस गए तुम? गलत लोगों के साथ हो, गलत लोगों के साथ। जवाब दीजिए शर्मा जी। नहीं, मुझे हंसी आ रही है, मुझे तो आपके एक शब्द पे हंसी आ गई और आपकी मानसिकता भी मुझे झलक गई उसमें। जब आप ये कहते हैं मेरी पार्टी और मुझे ही अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो इसका मतलब है कि आप पार्टी को हमारी पार्टी नहीं मानते हैं, आप अपने घर की बपौती मानते हैं। मेरी पार्टी क्या होता है? अरे लोगों से, कार्यकर्ताओं से पार्टियां बनती हैं जनाब, कार्यकर्ताओं से बनती हैं, हमारी पार्टी होती है तो मत रही है। अरे लोग हमको ये होता है, ये होती है सोच, लोकतांत्रिक सोच इसको बोलते हैं। लेकिन आपकी भाषा शैली से ही लग रही है कि आप जो है तो तानाशाह से चलते हैं। तब आप ये वर्ड यूज करते हैं ना कि मेरी पार्टी और मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो ये तानाशाही प्रवृत्ति है आपकी, ये लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नहीं है, आपकी भाषा शैली में झलक रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप इस तरह से चलाएंगे, प्रजातांत्रिक, जब इस तरह से आप चलाते हो ना, तब जो है लगता है 40 ये लगता है कार्यकर्ता जो है चाहता है फिर, और वो तानाशाह में नहीं रहना चाहता। तो आप लादा है महाराष्ट्र तुमसे आप हमें सिखाने चल रहे हो। पार्टी टूट रही है आपकी, कार्यकर्ता जा रहे हैं, आपके विधायक हट रहे हैं, आपके सांसद हट रहे हैं, आपके सारे सांसद क्यों हटे? किस बात के लिए सांसद हटे? चलिए ठीक, अरे ईडी के वजह फिर चलिए शर्मा जी, आपको लगता था कि फैसला यही होगा, उनको भी लगता था कि फैसला यही होगा जो आया है। अब देखिए, अब इससे कोई बहुत अंतर तो पड़ने नहीं जा रहा है महाराष्ट्र की सत्ता के ऊपर। आज इतना ही समय था, बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, किशोर तिवारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।